अब देखिए, सैमुअल्सन की व्याख्या के बाद में आता है अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं और उन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है। 3 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, यानी व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट इसमें आता है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। सेकंड पॉइंट है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, वह है अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। थर्ड पॉइंट, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं, यानी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों की परिधि में की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, जो 5 भाग हैं वह कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के जो 5 भाग हैं वह हैं, सबसे पहला है फर्स्ट, यानी उपभोग, और उपभोग को आप जानते हैं कंजप्शन। सेकंड है बी, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। थर्ड है
सी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, और विनिमय मीन्स एक्सचेंज। फोर्थ आता है यानी डी वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ ई विनिमय वितरण हो गया। अब आएगा राजस्व। क्या? राजस्व। राजस्व को हम बोलते हैं फाइनेंस। अब देखिए, या पब्लिक एक्सपेंडिचर, राजस्व को क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर या फाइनेंस भी बोलते हैं। वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय को एक्सचेंज, उत्पादन को प्रोडक्शन, उपभोग को कंजप्शन। यानी उपभोग मीन्स कंजप्शन, हमने कितना यूज किया। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, हमने कितना पैदा किया। विनिमय यानी लेन देन, हमने किसके साथ कितना लेन देन किया। वितरण, हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, किसको दिया, किससे लिया, ये इसके अंतर्गत आता है। और राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत इन सभी से जो उत्पादन, वितरण, विनिमय हुआ, उसके बाद में हमें जो पैसा मिला है वह राजस्व के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं उपभोग क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं और उनसे प्राप्त संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है, वह उपभोग कहलाता है। जैसे उपभोग के अंतर्गत उत्पत्ति प्रकृति, तुष्टिगुण तथा इससे संबंधित नियम जैसे क्रमागत तुष्टिगुण, ह्रास नियम, समसीमांत तुष्टिगुण आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? उपभोग के अंतर्गत। अब आता है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। अब उत्पादन क्या है? तो देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का या जिन वस्तुओं एवं सेवाओं से होती है, मीन्स आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वह किससे होती है? वस्तुओं और सेवाओं से। अब जिनसे जो पूर्ति होती है, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना पड़ता है। अब उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग है, मीन्स अर्थशास्त्र का यह दूसरा विभाग है। और इसके अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे और किन किन साधनों से होता है, तथा उत्पादन के विभिन्न साधन अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन का, उनके लक्षणों का, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने के उपयोग का, उत्पत्ति के नियमों का आदि का हम अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें विनिमय। और विनिमय क्या है? देखिए, विनिमय वह क्रिया है जिसका अध्ययन या जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से होता है या क्रय विक्रय से तथा अधिकतर मुद्रा द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को कीमत निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। और विनिमय के अंतर्गत बाजार दशाओं में वस्तु कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इसका चौथा विभाग आता है वितरण का। अब वितरण क्या है? यानी डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण को देखिए, उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम तथा उत्पादन के विभिन्न साधनों के प्रयत्नों के
पुरस्कार का निर्धारण एवं उसका बंटवारा ही वितरण का अध्ययन है। प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि उत्पादन को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए, यही वितरण की समस्या है। अब पांचवा पॉइंट इसका आता है, जो पांचवा विभाग है वह है राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। अब राजस्व को देखें तो देखिए, राजस्व अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का महत्वपूर्ण विभाग है और इसके अंतर्गत लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्या है? अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो देखिए, अब हम दूसरे पॉइंट का अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वह कैसी है, क्या है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, अथवा विज्ञान और कला दोनों। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और कला का अर्थ क्या है और दोनों में किस प्रकार का भेद है। चूंकि ज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। ज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, यानी ज्ञान, नॉलेज, इसकी कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। एक है विज्ञान और दूसरी है कला। अब देखिए, विज्ञान क्या है और कला क्या है। तो देखिए, विज्ञान कैसा है? प्रकाशदाता है। कैसा? प्रकाश दाता। और कला कैसी है? कला है फलदाता। कला फल देती है, विज्ञान प्रकाश देती है, यानी फल दाता। अब देखिए, विज्ञान प्रकाश दाता है, कला फल दाता है। अब विज्ञान को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान। और वास्तविक विज्ञान में क्या होता है, क्या है? वास्तविक विज्ञान में क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, दूसरी जो शाखा है वह है आदर्श विज्ञान। कौन सी है? आदर्श विज्ञान। अब देखिए, आदर्श विज्ञान क्या है? तो आदर्श विज्ञान क्या करता है? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आदर्श विज्ञान कहता है क्या होना चाहिए, वास्तविक विज्ञान कहता है क्या है। क्वेश्चन कर रहा है यह क्या है। आदर्श विज्ञान कहता है क्या होना चाहिए, मीन्स मैंने कहा क्या है, तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आदर्श विज्ञान के अंतर्गत जाते हैं और आदर्श विज्ञान उसके अध्ययन के लिए
हमें प्रेरित करता है। अब देखिए विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का जो अर्थ है यानी मीनिंग ऑफ साइंस, इसमें किसी विषय के नियमबद्ध व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या करते हैं? किसी विषय के नियमबद्ध व क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए प्रोफेसर पोर्डन पेकर के अनुसार यानी पोर्डन केयर के अनुसार क्या है? विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार के एक मकान पत्थरों से बनता है, किंतु तथ्यों को संग्रह करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता है जिस प्रकार पत्थरों का ढेर मकान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान का ज्ञान का वह रूप है यानी विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जिसमें नियम या निम्न शर्तों का होना कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। अब देखिए क्या नियम होने चाहिए और क्या नियम नहीं होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो शर्तें हैं वह पहली शर्त यह है कि इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी रिसर्च को अगर हम करेंगे तो उसका क्रमबद्ध अध्ययन हो। दूसरा, इसके अपने नियम और सिद्धांत होने चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें है ये सिद्धांत कारण और परिणाम को संबंधित करने वाले होने चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें ये नियम सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करने वाले होने चाहिए। पांचवा पॉइंट इसमें आता है वह यह है कि उनमें तथ्यों को मापने की शक्ति होनी चाहिए। छठा पॉइंट इसमें आता है उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये 6 पॉइंट हैं यानी 6 विशेषताएं हैं, 6 नियम हैं, तो वह विज्ञान है। अब देखिए क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? तो इज इकोनॉमिक्स ए साइंस यानी क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? इसे सिद्ध करना है। तो देखिए इसे कैसे सिद्ध करते हैं कि अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में हम निम्न तर्क दे सकते हैं। और पहला जो तर्क देंगे वह यह होगा कि विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्या? विषय का क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध विवेचना। अब देखिए अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से एकत्र किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा अर्थशास्त्र की संपूर्ण विषय सामग्री उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में क्रमबद्ध रूप से विभाजित कर इसका अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है सिद्धांतों का वर्णन। किसका? सिद्धांतों का वर्णन। अब देखिए सिद्धांतों का वर्णन कैसे करेंगे? यानी अर्थशास्त्र के अपने कई नियम हैं। जैसे क्या नियम है? क्रमागत उपयोगिता। क्या है? क्रमागत उपयोगिता, ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति का नियम, जो कारण और परिणाम के संबंध को स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसे विज्ञान भी मान सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन, यानी सार्वभौमिक सत्य का प्रतिपादन करना है। अब देखिए सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन कैसे करेंगे? तो देखें अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक सत्य
का प्रतिपादन करते हैं, जैसे क्रमागत उपयोगिता, ह्रास नियम अर्थशास्त्र की मानवीय प्रकृति पर आधारित है। संसार के सभी देशों के निवासियों पर समान रूप से यह नियम लागू होता है। अब देखिए, जब यह सार्वभौमिक सत्य है, सभी लोगों पर लागू होता है, तो इसलिए हम इसे विज्ञान मान सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है मुद्रा का मापदंड, यानी मुद्रा का एक मापदंड भी है। मुद्रा रूपी पैमाने से हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। तो देखिए कैसे मापेंगे, यानी जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भौतिक तुला यानी फिजिकल वैलेंस निश्चितता व सत्यता को प्रकट करने में सहायता करती है, उसी प्रकार क्या है, अर्थशास्त्र में मुद्रा का मापदंड परिणामों को निश्चित रूप से प्रदान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है 5वां, भावी अनुमान। अब देखिए भावी अनुमान क्या है, तो अर्थशास्त्र में अन्य विज्ञानों की भांति भावी अनुमान लगाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में गणित, अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स तथा सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग होने के कारण इस विज्ञान की भविष्यवाणी करने की जो शक्ति है उसका अत्यधिक विकास हुआ है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है वह है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान न मानने के विपक्ष में तर्क जो दिए हैं, अब हम सबसे पहले उनका भी अध्ययन करके देखते हैं कि विज्ञान को कैसे नहीं मानना है, अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों नहीं माना है। तो देखिए निम्नलिखित तर्क दे करके, यानी बहुत सारे तर्क हैं, उनको दे करके अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के जो तर्क दिए हैं वह हैं, सबसे पहला तर्क है कि आर्थिक सिद्धांतों के विषयों या आर्थिक सिद्धांतों के विषय में क्या होता है, अर्थशास्त्रियों के मतों में भिन्नता पाई जाती है। अर्थशास्त्र में निश्चितता का अभाव है, जबकि विज्ञान सुनिश्चित करता है या सुनिश्चित होता है, क्या उसमें तथ्य के विषय में मत भिन्नता का प्रश्न ही नहीं उठता है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। आगे दूसरा पॉइंट इन्होंने इसमें दिया है वह यह है कि मानव व्यवहार का अध्ययन, यानी मानव व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं और इसलिए मानव व्यवहार के संबंध में निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते हैं, जबकि वैज्ञानिक नियम पूर्ण रूप से सत्य और निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? सत्य होते हैं और निश्चित होते हैं। अब देखिए आगे, आंकड़े इसके बदलते रहते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है आंकड़े बदलते रहते हैं। तो देखिए कैसे बदलते रहते हैं, आर्थिक विषयों से संबंधित परिस्थितियां बदलती रहती हैं, फलस्वरूप अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्र के नियम जो एक समय विशेष के संबंध में बनाए जाते हैं, दूसरे समय जो बनाए जाते हैं वे दूसरे समय में या दूसरे समय की परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार इन आंकड़ों पर आधारित आर्थिक नियम ना तो सही होते हैं और ना ही स्थायी होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान भी नहीं मानते हैं। चौथा इनका जो पॉइंट जो तर्क दिया है वह
यह तर्क दिया है कि मुद्रा का मापदंड शुद्ध नहीं है। तो मुद्रा का मापदंड जो दिया है वह शुद्ध कैसे नहीं है, यह देखना है। तो देखिए, मुद्रा के मूल्य में स्वयं ही परिवर्तन होता है या स्वयं ही परिवर्तन होते रहते हैं। कभी मुद्रा प्रसार हो जाता है और जब मुद्रा प्रसार हो जाता है तो मुद्रा मार्केट में ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी लिक्विडिटी हो जाती है। तो इस तरह का जो मुद्रा का नियम है वह क्या है कि मुद्रा के मूल्य में स्वयं ही परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मुद्रा आर्थिक क्रियाओं का सही मापक नहीं है। शुद्ध मापक के अभाव में अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जाता है। उपर्युक्त विवेचन से अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के विरोध में दिए गए तर्क व्यवहारिक नहीं हैं, क्योंकि वस्तुतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। वैज्ञानिक रीति के परिणाम स्वरूप या वैज्ञानिक रीति में प्रयोग के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान होने के योग्य हो जाता है। अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है। इतना कह सकते हैं कि भाई अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान होने के पक्ष में इसके बहुत सारे सबूत हैं। क्या अर्थशास्त्र के यानी जो अर्थशास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान भी है? यानी इज इकोनॉमिक्स ओनली ए पॉजिटिव और ए नॉर्मेटिव साइंस? तो देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। इसके विपरीत मार्शल पीगू हांट्रे के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्श दोनों प्रकार का विज्ञान है। एक कहते हैं कि वास्तविक विज्ञान है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि वास्तविक भी है और आदर्श भी विज्ञान है, मीन्स दोनों ही हैं। अब देखिए, फिर इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आता है कि क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है? तो देखिए कैसे, यानी इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। तो देखिए, वास्तविक विज्ञान के या वास्तविक विज्ञान केवल कारण एवं परिणाम के संबंध को स्थापित करता है। यह केवल क्या है, यानी व्हाट इज, यह क्या है, व्हाट इज क्या था या क्या थी, क्या होगी, यह कैसे तय होगी, जैसे पहलू तथा कारणों यानी जो कॉज दिए हैं उन कॉज का कारणों और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करते हुए कुछ नियमों का निर्धारण करता है। और वह नियम क्या है? ये महत्वपूर्ण नियम अर्थशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र यानी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन पर लागू होते हैं। अब देखिए, इन पर लागू कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क क्या दिए हैं। तो देखिए, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में जो तर्क दिए हैं वह कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें तर्क रॉबिन्स ने दिया है कि अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है। किसके बीच? साध्यों के बीच तटस्थ है। कैसे? यानी नेचुरल बिटवीन एंड्स। देखिए, अर्थशास्त्र असीमित साध्यों तथा सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुनाव से
संबंध मानवीय कार्यों का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र औचित्य का या औचित्य तथा अनौचित्य का अध्ययन नहीं करता, यह केवल अध्ययन करता है कि साध्य क्या है। साध्यों के प्रति तटस्थता के कारण उचित और अनुचित का प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी उचित और अनुचित का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, अर्थशास्त्र का आधार तर्क, यानी बेस ऑफ इकोनॉमिक्स इज लॉजिक। क्या लॉजिक देते हैं? तो देखिए, वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र का अधिकार है या अर्थशास्त्र का एक आधार, क्या आधार है? तर्कशास्त्र है। क्या कहा? एक बार फिर सुने कि वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र का आधार तर्कशास्त्र है और तर्क की सहायता से कारण एवं परिणाम के संबंध को स्थापित किया जाता है या किया जा सकता है तथा कार्यों के वैकल्पिक रूपों के लाभ और हानि की मात्रा को बता सकता है। पर तर्कशास्त्र इसका निर्णय नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय पूर्णतः भावनाओं पर आधारित होता है। किस पर? भावनाओं पर आधारित है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यह दूसरा पॉइंट प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन्स ने दिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आता है, श्रम विभाजन का तर्क दिया गया है, यानी लॉजिक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब इन्होंने श्रम विभाजन का तर्क क्या दिया है? तो देखिए, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखना चाहिए और भले बुरे का निर्णय राजनीतिज्ञ, नीतिशास्त्री एवं स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि भले बुरे का निर्णय राजनीतिज्ञ एवं नीतिशास्त्री व स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। चूंकि अर्थशास्त्री को दोनों कार्य करने के लिए या दोनों कार्य करने के प्रयत्न में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथा इन्होंने जो पॉइंट दिया वह पॉइंट दिया है कि साम्य का तर्क, यानी लॉजिक ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्य का जो तर्क दिया है वह क्या है? देखिए, साम्य तो केवल साम्य ही है, उसमें वांछनीयता या अवांछनीयता का लेश मात्र भी अंश नहीं होता है। अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना ही उचित है। पांचवा फिर इन्होंने एक पॉइंट और दिया। पांचवा जो पॉइंट दिया है वह दिया है कि अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा, यानी जो अर्थशास्त्र की प्रगति है, जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक्स की, उसमें बाधा क्या क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान नहीं माना जाएगा तो इसकी प्रगति रुक जाएगी, और जब प्रगति रुक जाएगी, और इसका कारण यह है कि क्या है से संबंधित अन्वेषण, यानी जो रिसर्च है, में मतभेद की संभावना बहुत कम रहती है। जब मतभेद की संभावना बहुत कम रहती है तब क्या होता है? जबकि क्या होना चाहिए के अन्वेषण
अधिक मतभेद को जन्म देते हैं। और इसीलिए अर्थशास्त्र की जो प्रगति है या अर्थशास्त्र की प्रगति में जो बाधा है वह बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अब आगे देखें कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। अभी मैंने केवल वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क दिए, अब मैं जो तर्क दूंगा वह तर्क दूंगा आदर्श विज्ञान के पक्ष में। तो देखिए, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। तो देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान वह है जो आर्थिक क्रियाओं की अच्छाई, बुराई तथा औचित्य के बारे में बताता है, विभिन्न समस्याओं के सुलझाने में या सुलझाने के साथ साथ नैतिक निर्णय भी देता है। अब देखिए, जब ये नैतिक निर्णय देता है तो आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। इसकी पुष्टि हम निम्न बिंदुओं से भी दे सकते हैं। और पहला इसका जो पॉइंट है, पहला जो बिंदु है वह यह बिंदु है कि मनुष्य भावुक भी है। कैसा है? मनुष्य एक भावुक प्राणी है, यानी मैन इज सेंटिमेंटल एज वेल। मनुष्य कैसा है? भावुक है। तो देखिए, मनुष्य तार्किक व भावुक दोनों है। तर्क भी देता है और भावुक भी हो जाता है, तो भावुक भी है और तार्किक भी है। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार के अध्ययन में जो तर्क संगत व भावपूर्ण दोनों ही होने चाहिए। क्यों? तथा दोनों का उपयोग एक दूसरे के या एक साथ करना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बनाया गया है। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वह यह है कि कार्य विभाजन का तर्क दोषपूर्ण है। कैसा है? रॉन्ग वर्क डिवीजन लॉजिक। विभाजन जो होता है उसका जो तर्क है वह दोषपूर्ण है। कैसे है? तो देखिए, वास्तव में जिसने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया है, यह बताने के लिए सबसे उपयुक्त है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है वह है साम्य। केवल साम्य होने का तर्क अनुचित है, यानी देयर इज ए नो लॉजिक फॉर इक्विलिब्रियम यूज। देयर इज नो लॉजिक फॉर इक्विलिब्रियम अस नॉट एन इक्विलिब्रियम। प्रोफेसर रॉबिन्स का तर्क है कि साम्य केवल साम्य मात्र ही है जो उचित नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्री उचित अनुचित की भी बात करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है वास्तविक विज्ञान मानने से अर्थशास्त्र नीरस हो जाता है। क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है, यानी अर्थशास्त्र निश्चित रूप से एक मानव विज्ञान है और इसलिए यह आवश्यक है कि वह मानव कल्याण से संबंधित विषय की पूर्ण रूपेण व्याख्या करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके या इससे अर्थशास्त्र एक नीरस और अरुचिकर
विज्ञान बनकर रह जाएगा। इसके बाद का जो पॉइंट है वह है अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। अब देखिए, इन्होंने जो आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दिए हैं, उनके अंतर्गत सबसे पहला तर्क है कि ऐतिहासिक पुष्टि है इसमें, यानी हिस्टोरिकल एविडेंस दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? माल्थस, रिकार्डो, सिस्मांडी, पीगू, कीन्स आदि के आर्थिक विचारों के इतिहास के या इतिहास को देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है जिसका संबंध अनेक आर्थिक समस्याओं के समाधान से रहा है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वह यह है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो देखिए, वर्तमान में कल्याणवादी राज्य एक आवश्यकता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, पारिवारिक पेंशन, औद्योगिक शांति, धन के समान वितरण, प्रगतिशील कर प्रणाली, न्यूनतम त्याग सिद्धांत, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत आदि की व्याख्या करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का आदर्शवादी पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है औद्योगिक प्रगति। अब औद्योगिक प्रगति के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस औद्योगिक प्रगति या औद्योगिक युग में अर्थशास्त्रों से नवीन औद्योगिक समस्याओं जैसे श्रमिकों के कल्याण की समस्या, आवास की समस्या आदि के विषय में निर्णय देने से या निर्णय देने की अपेक्षा की जाती है, जो आदर्श विज्ञान की श्रेणी में आता है। अब हम आगे देखते हैं निष्कर्ष रूप में, यानी कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में व विपक्ष में महत्वपूर्ण तर्कों का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र जहां एक वास्तविक विज्ञान है, वहां आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल एवं प्रोफेसर रॉबिन्स दोनों ने ही अर्थशास्त्र की सीमाओं का अपने अपने दृष्टिकोण से उल्लेख किया है, और इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने या अर्थशास्त्रियों द्वारा बताई गई अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो पहले प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं दी हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सीमा दी कि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पशु पक्षियों की क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा इन्होंने तर्क दिया कि अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक विज्ञान या वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक का नहीं किया जाता है। तीसरी इन्होंने जो विशेषता बताई वह यह है, या जो लिमिटेशन दी है वह यह दी है कि अर्थशास्त्र केवल ऐसे व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है जो समाज के सदस्य हैं। और चौथी विशेषता या चौथी इनकी जो सीमा है वह यह है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है। पांचवी, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है।
अब देखिए यही प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार जो सीमाएं दी गई हैं उनको देखते हैं। तो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने जो सीमाएं दी हैं उनमें सबसे पहली जो सीमा है वह यह है कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, अर्थशास्त्र में मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऐसी क्रिया का भी अध्ययन किया जाता है जिसका धन से कोई संबंध नहीं होता है। इन्होंने तीसरी जो सीमा दी है वह यह है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के साधारण आचरण का अध्ययन किया जाता है, असाधारण आचरण का भी अध्ययन किया जाता है। चौथा, अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान अथवा कला नहीं है। पांचवी इन्होंने जो सीमा दी है वह यह है कि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के मनुष्य, चाहे वे समाज में रहते हैं या नहीं, सभी का अध्ययन किया जाता है। अतः रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान माना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस लेक्चर का उनके लिए भी उपयोग हो सके। धन्यवाद।